स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा। मैं नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है अंशों का मूल्यांकन। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इससे थ्योरी भी आती है और इससे न्यूमेरिकल तो 100% मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो भी या तो संपत्ति मूल्यांकन विधि से पूछ लिया जाता है या आय मूल्यांकन विधि से पूछ लिया जाता है। तो आइए आज इस चैप्टर को एक ही वीडियो में हम पूरा डन करते हैं जिसका नाम है अंशों का मूल्यांकन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंशों का मूल्यांकन जो चैप्टर नंबर 6 है, अंशों का मूल्यांकन, इसमें हमको तैयार क्या क्या करना चाहिए। ओके, अंशों के मूल्यांकन जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। पहले नंबर पे सबसे पहले इसका हमें अर्थ समझना चाहिए कि भाई अंशों का मूल्यांकन होता है तो होता क्या है। ओके, और अंशों का जो मूल्यांकन है वो कंपनियां प्रतिवर्ष नहीं करती हैं। कुछ विशेष परिस्थिति होती हैं जिसमें अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। तो सेकंड नंबर पे इनकी आवश्यकता क्या है, यानी अंशों का मूल्यांकन हम क्यों करें, क्या जरूरत है इनकी। तीसरे नंबर पे हमको तैयार करना होता है अंशों के विभिन्न मूल्य, यानी आपने सुना होगा कि अंशों का आंतरिक मूल्य क्या है, अंशों का वास्तविक मूल्य क्या है, अंशों का अंकित मूल्य क्या है, बाजार मूल्य क्या है। तो विभिन्न प्रकार के मूल्यों की भी जरूरत यहां पर होती है। और चौथे नंबर पे जरूरत होती है कौन सी समझाएं आपके लिए, अंशों के मूल्य को, अंशों के मूल्य को क्या प्रभावित करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रभावित करने वाले क्या घटक या तत्व। और पांचवें नंबर पे अंशों के मूल्यांकन की विधियां, अंशों के मूल्यांकन की विधियां। ठीक, इतना जिस बच्चे ने ये तैयार कर लिया, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि ये जब तक नहीं आएगा तब तक बेटा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी नहीं आएंगे। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहना। मैं देखो कितना इजीली आपके लिए समझा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंशों के मूल्यांकन से पहले अंश के अर्थ की। अंश का अर्थ ये हम बहुत पहले से ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बताएं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम क्या, शेयर। और शेयर का मतलब होता है क्या, हिस्सा। हिस्सा या सामान्य बात में कहें तो हम क्या, भाग। ओके, जैसे ये कैप है मेरे दूसरे हाथ में, ये इस पूरे पेन का क्या है, एक भाग है। अब इस पेन के अगर टुकड़े 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 कर दिए जाएं तो एक टुकड़े को उठाया जाए और पूछा जाए कि भाई पेन का ये क्या है, तो आप बोलोगे भाग है। यानी किसी भी व्यापार में जितनी भी पूंजी लगी हुई है, उस पूंजी को जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए ना, जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, ये छोटे से छोटा जो टुकड़ा है या हिस्सा है, ये क्या कहलाता है, भाग कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में शेयर कहते हैं। तो शेयर कुछ और नहीं है, कंपनी में जितनी भी पूंजी लगी हुई है उस पूंजी का छोटे से छोटा हिस्सा क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। अब जरूरत क्या हुई है टुकड़े करने की, ये इसलिए हुई क्योंकि कंपनी में क्या होता है कि जनता का भी पैसा लगाया जाता है, जनता को इनवाइट किया जाता है सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक में नहीं किया जाता है। तो कंपनियां ये चाहती हैं कि आप लोग भी अपना पैसा कंपनी में लगाओ, और कंपनी में पैसा लगाओ, जितना पैसा लगाओगे वो तुम्हारा क्या कहा जाएगा, हिस्सा कहा जाएगा, या भाग कहा जाएगा, या शेयर कहा जाएगा। ओके, जितना भी लगा हुआ होगा, 100 रुपए लगे हुए होंगे तो 100 रुपए के बराबर तुम्हारा हिस्सा है, और अगर 50,000 लगे तो 50,000 तुम्हारा हिस्सा है, 1 लाख लगा हुआ है तो 1 लाख बराबर तुम्हारा हिस्सा है। तो कंपनी में जितनी भी तुम्हारी पूंजी लगी हुई है वही तुम्हारा क्या है, हिस्सा है। चलिए, एक बात कंफर्म हुई। अब हम दूसरी बात पकड़ते हैं, अंशों के मूल्यांकन। अंशों के मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। अंशों के मूल्यांकन का अर्थ देखो ध्यान से, कैसे लिखोगे पेपर में ये बात समझ लो। अंशों के मूल्यांकन का मतलब होता है कि एक अंश, कोई भी अंश है, इसका मूल्य 2 प्रकार से पता चल रहा होगा। एक तो संपत्तियों से और दूसरा आय से। किसी भी
वस्तु का मूल्य सिर्फ दो चीजों से ही आंका जाता है बेटा। एक तो वो हमारे लिए कितनी असेट्स का काम कर रही है या उससे हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ये पेन है, मार्केट में भले ही 25 रुपए का मिलता हो, लेकिन हमको ये पेन कितनी वैल्यू दे रहा है, अगर इसका मूल्यांकन करेंगे तो इस पर दो चीजें देखेंगे कि इसमें हमारी कितनी संपत्ति है, तो वो इसका मूल्य हो गया, या इस पेन से हमको कितनी आय हो रही है उसके आधार पर इसका मूल्य हो गया। ओके, एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए इसका बहुत बड़ा मूल्य है, हम इससे पढ़ा रहे हैं। तो बेटा अंशों का मूल्यांकन का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अंशों का वास्तविक मूल्य क्या है। पेपर में कैसे लिखोगे, अंशों के मूल्यांकन से आशय अंशों के वास्तविक मूल्य को ज्ञात करने से है। यानी किसी भी कंपनी में जितनी भी पूंजी लगी हुई है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाना अंश कहलाता है, और उन टुकड़ों में जो बटे हुए टुकड़ों हैं उनमें अंशों के लिए वास्तविक रूप से क्या धनराशि चुकाई जाए, या उनकी वास्तविक कीमत क्या है, या उन्हें कितने रुपए में बेचा जाए, या उन अंशों के बदले में कितनी संपत्तियां मिल रही हैं, उनको ही हम अंशों का क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। तो इस प्रकार से अंशों को जिस मूल्य पे बेचा जाए उस मूल्य को ज्ञात करना अंशों का मूल्यांकन कहलाता है, अथवा अंशों के बदले यानी एक अंश के बदले कंपनी की कितनी संपत्तियां हमको प्राप्त हो रही हैं उसे अंश का क्या मूल्य कहेंगे, अथवा अंशों की जो आय हो रही उस आय के आधार पे एक ऐसा मूल्य निकालना कि उससे दूसरा व्यक्ति पेमेंट करने को तैयार हो जाए, इसे हम अंशों का क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। हालांकि जो लोग पेड क्लास में जुड़े हुए हैं उनके लिए नोट्स मैंने बहुत अच्छे दिए हैं, तो उसमें हमने स्पष्ट रूप से समझाया है। क्या समझाया है कि अंशों के मूल्यांकन से आशय कंपनी में लगी हुई पूंजी के वर्तमान मूल्य को ज्ञात करने से है। यानी जो अंश हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी इस समय भले ही चाहे पुराने समय में वो 10 रुपए का अंश रहा हो, 15 रुपए का अंश रहा हो, 20 रुपए का अंश रहा हो, लेकिन वर्तमान समय में उस अंश की वैल्यू क्या है ये ज्ञात करना अंशों का मूल्यांकन कहलाता है। दूसरे शब्दों में एक अंश के बदले कितना मूल्य, कितनी कीमत उचित रूप से चुकाई जाए ये ज्ञात करना ही अंशों का क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ओके, और इस प्रकार अंशों का वास्तविक व उचित मूल्य ज्ञात करना जिस पर अंशों का क्रय विक्रय किया जा सके अथवा अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जा सके, ऐसे मूल्य को ज्ञात करना ही अंशों का क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। जो नोट्स बने हुए बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हैं, लेकिन ये नोट्स हम हमेशा पेड क्लास के लिए देते हैं। अब हम बात करेंगे अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता। जो जैसे कहते नहीं बंदर का जाने अदरक का स्वाद, तो वह कहने का मतलब यह है कि अदरक का स्वाद की बात नहीं है, वो हमारे लिए क्यों लाभदायक है तभी तो हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो कहावत प्राचीन समय से चली आ रही है उसको समझिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले। ओके, ये मत समझना हम आप लोगों के लिए अपने लिए बंदर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक कहावत है पुराने समय से उठाई हुई। ओके, तो यहाँ पर समझाने का मतलब है कि हमको इनकी ज़रूरत क्यों है, हम क्यों इनका मूल्यांकन करें, ये पता होना पहले जरूरी है, तब हम इसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। अब देखते हैं कौन कौन सा है। तो भाई अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पढ़ेंगे अब हम लोग। ओके, अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता, और इसमें जितनी हेडिंग मैं बता रहा हूं किताब में तो तुमको मिलेंगी नहीं उतनी, क्योंकि यहां पर कई बुक्स से एनालिसिस करके तब नोट्स बनाए जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। ओके, इसीलिए नोट्स हैं वो पेड क्लास में कर दिया है। देखो पहला है, पहली आवश्यकता होती है अंशों के क्रय विक्रय हेतु। पहली जो आवश्यकता होती है अंशों का, या तो हम क्रय कर रहे हो या हम क्या कर रहे हो, विक्रय कर रहे हो। दूसरा, संपत्तियों का वास्तविक मूल्य पता लगाने हेतु। अब आप सोचोगे कि संपत्तियों के मूल्य से अंशों का मूल्य क्या मतलब होता है। देखो जब भी बैलेंस शीट बनती है तो दो चीजें बनती हैं। अब तो खैर वर्टिकल उसमें बन रही, लेकिन हम यहां पर बैलेंस शीट का बताएं। इधर हम लोग लिखते हैं संपत्तियां और इधर लिखते हैं हम क्या, दायित्व। तो जो अंश हैं वो हमेशा कहाँ, शेयर होल्डर फंड में यहीं पर तो लिखे जाते हैं अंश, लेकिन ये जो चिट्ठे का टोटल होता है संपत्ति का और दायित्व का कैसा होता है, बराबर होता है। तो जब
संपत्तियों का सही मूल्य ज्ञात करना होगा तो अंशों का भी सही मूल्य ज्ञात करेंगे, तभी सही संपत्तियों का मूल्य पता चलेगा। तो दूसरा जो इसकी जरूरत होती है वो होती है संपत्तियों का वास्तविक मूल्य मतलब पता लगाने हेतु या दिखाने के लिए। अगला है तीसरे नंबर पे प्राइवेट कंपनी के अंशों का हस्तांतरण हेतु। हस्तांतरण कहते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ में अंशों को भेजना, यानी अंशों को ट्रांसफर करना। एक व्यक्ति है, उसका पैसा किसी प्राइवेट कंपनी में लगा हुआ है, अब वो चाहता नहीं मैं पैसा नहीं लगाऊं, कोई अन्य व्यक्ति इंटरेस्टेड है तो वो कितने रुपए दे भाई, तो इसके लिए जरूरत होती है कि अंशों का मूल्यांकन किया जाए। ओके, अगला चौथे नंबर पे दो कंपनियों के एकीकरण हेतु। अगर दो या दो से अधिक कंपनियों को मिला करके जब एक किया जाता है तो एकीकरण हेतु भी क्या होता है कि अंशों के मूल्यांकन की हमको आवश्यकता जरूर पड़ती है। अगला अंशों का विनिमय करने हेतु। विनिमय कहते हैं अदला बदली के लिए, यानी अंशों को बदलने के लिए, अपने अंशों से दूसरे अंशों को बदलने के लिए या अंशों से ऋण पत्रों में बदलने के लिए, यानी अंशों का कन्वर्जन हो यानी बदले जाएं, तब भी जरूरत होती है किसकी, अंशों के मूल्यांकन की। ओके, अगला कंपनी के पुनर्निर्माण हेतु। लंबे समय से जब कंपनियां सही से ना चल रही हों, उनका प्रॉफिट है वो सही से ना हो रहा हो, मैनेजमेंट ठीक से ना हो रहा हो, तो कंपनियों के लिए ऑप्शन मिला होता है कि वो रिकंस्ट्रक्शन कर सकती हैं। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि अपनी जितनी भी संपत्तियां हैं, दायित्व हैं, इनको नए मूल्य पर दर्शा सकती हैं। ओके, जिससे लाभ हानियां इत्यादि हैं पुरानी समय की, उनको खत्म किया जा सके और फिर से एक अच्छे से व्यापार स्टार्ट किया जा सके। ऐसी कंडीशन में सजदा पोजीशन, ऐसी पोजीशन में कंपनियां क्या करती हैं, अंशों की वैल्यू को फिर से ज्ञात कर लेती हैं, हर चीज का रियलाइजेशन करती हैं। ओके, वसूलीकरण करती हैं कंपनियां, जितनी भी संपत्तियां इधर उधर फैली होती हैं और नए मूल्य पर फिर उनको दर्शाती हैं। ओके, तो यहां से ये भी होता है। अगला है 7वें नंबर पे अंशों को जमानत के रूप में रखने हेतु। अब हम मान लीजिएगा आपसे लोन ले रहे हैं या कोई कंपनी है बैंक से ऋण ले रही है, तो बैंक के पास में अपने अंशों को क्या है, एज ए सिक्योरिटी रखती है। ओके, अब आप अगर बैंक में अपने अंशों के लिए सिक्योरिटी के रूप में रखना चाहते हो तो ये तो पता होना चाहिए कि ये है कितने की संपत्ति। जब अंशों का मूल्य नहीं होगा तो बैंक तुमको लोन किस पे देगा, क्या गारंटी मानेगा, तो इसमें भी जरूरत होती है अंशों का मूल्य पता हो। ओके, अगला है 8वां सूत्रधारी कंपनी बनाने हेतु। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट डाल दें। इसका लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पेपर में आता जरूर है। एक अंशों का मूल्यांकन, एक ये सूत्रधारी कंपनी। देखिए जो बच्चे लेट हो गए, जिनकी तैयारी पूरी नहीं हो पा रही, वो सिर्फ 3 चैप्टर तैयार कर लें, समझ लो कि तीनों न्यूमेरिकल फंस गए। पहला इशू ऑफ शेयर, जिसमें हरण वाले क्वेश्चन है, दूसरा अंशों का मूल्यांकन जो ये चैप्टर चल रहा है, और तीसरा होल्डिंग कंपनी। ये 3 चैप्टर हर परीक्षा में रखे ही होते हैं कॉर्पोरेट के। ओके, अगला है 9वें नंबर पे साझेदारी में पूर्व से अंश होने पर। अब देखिए साझेदारी कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में किसी कंपनी के अंशों को अगर इन्होंने परचेज कर लिया है, पहले परचेज कर लिया है, और समय समय पर क्या करते हैं ये लोग, अपना हिसाब किताब करते रहते हैं, तो उस समय भी अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ओके, 10वें नंबर पे 50% से अधिक अंशों का विक्रय करने पर, यानी कंपनी कोई भी है वो अपने अगर 50% से अधिक अंशों को बेचना चाहती है तो समझ लो कि वो कंपनी अपना पूरा मैनेजमेंट किसी दूसरे को देना चाहती है, क्योंकि 50% शेयर जिसका हो गया कंपनी पर वही राज करेगा। ओके, ये कंपनी लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पर जब कोई कंपनी अपने 50% से अधिक या 50% अंशों का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को करना चाहती है, इसका मतलब है कि पूरा मैनेजमेंट ही दूसरे को देना चाहती है, तो यहाँ पर उसको अपने अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये 10 हेडिंग हो गई और 12 कर देते हैं। नंबर, धनकर या संपत्ति कर लगाने हेतु, देखो किसी भी कंपनी पर या किसी भी व्यक्ति पर सही रूप में कितना टैक्स लगे, वेल्थ टैक्स कितना लगे हैं, उसके लिए भी जरूरत होती है कि उसके अंशों की कीमत को पता लगाया जाए। और अगला 12 नंबर पे, अंशों को दान करने पर, देखिए जो लोग अंशों को दान करते हैं, डोनेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना जो टैक्स है फिर वो भी बचाते हैं कि हमने इतनी अपनी संपत्ति को डोनेट कर दिया। ऐसी कंडीशन में अंशों को जब हम दान करते हैं, डोनेट करते हैं, तब भी ज़रूरत होती है कि अंशों का मूल्य तो पता हो कि हम कितने मूल्य के लिए डोनेट कर रहे हैं। तो ये बेटा ये अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता थी और आपने समझा। इन बहुत सरल हेडिंग्स हम यहाँ पर देते हैं। यहाँ क्या हर क्लास आपको एक बहुत ही मजबूत, अच्छा और ज्ञानवर्धक क्लास मिलेगा। मैं कोई भी क्लास वीडियो केवल व्यूज़ लेने के लिए नहीं बनाता, कॉमर्स के अलावा कोई भी नहीं होता यहाँ पर। तो चलिए मैं समझाता हूँ अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता। पहला है अंशों का क्रय मूल्य, क्रय विक्रय करने के लिए, अंशों के क्रय विक्रय हेतु, इतना लिख दो तो अच्छा लगेगा। दूसरा है संपत्तियों का वास्तविक मूल्य पता लगाने के लिए। तीसरा है प्राइवेट कंपनियों के अंशों का हस्तांतरण करने के लिए। 2 या अधिक कंपनियों को एकीकृत करने के लिए या एकीकरण करने के लिए। अंशों का विनिमय यानी अदला बदली करने के लिए। कंपनी का पुनर्निर्माण करने के लिए। अंशों को जमानत के रूप में रखने के लिए। सूत्रधारी कंपनी बनाने हेतु। साझेदारी में पूर्व से अंश होने पर नया साझेदार, ये भी बढ़ा सकते हो, नया साझेदार के प्रवेश पर। ठीक, कोई नया व्यक्ति आ रहा है और पहले से ही कंपनी के पास में बहुत अंश हैं, तो भाई कितने में अंश माने जाएं वो, ठीक है। 50% से अधिक अंशों का विक्रय करने पर, धन कर, संपत्ति कर लगाने हेतु, अंशों को दान करने पर, ठीक है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिनमें हमको आवश्यकता होती है कि अंशों के मूल्यांकन को हम करें। अगला टॉपिक इसके तुरंत बाद, अंशों के विभिन्न मूल्य, बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्या है, जो 3 नंबर वाले प्रश्न हैं बहुत जल्दी आ जाते हैं, शॉर्ट वाले क्वेश्चन। और वैसे भी न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले आपको इनके विभिन्न मूल्यों के बारे में जानकारी होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है अंशों के कौन कौन से मूल्य हो सकते हैं, तो जब आपको पता होगा कि अंशों के ये मूल्य हो सकते हैं तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आप मजबूत हो गए। अंशों के विभिन्न मूल्य, विभिन्न मूल्य, कौन कौन से मूल्य होते हैं, ठीक है। देखिए पहला होता है सम मूल्य। ये सम मूल्य का मतलब क्या होता है, कोई भी अंश का सर्टिफिकेट है, अगर उस पर 100 रुपये लिखा हुआ है और वो 100 रुपये में ही आपको दिया जाए तो ये कहलाता है अंशों का कौन सा मूल्य, सम मूल्य। उम्मीद है समझ गए होंगे। दूसरा होता है अंशों का कटौती मूल्य। कटौती मूल्य का मतलब है कि 100 रुपये का अंश आपके लिए 95 में दिया जाए, 90 में दिया जाए, यानी कम में दिया जाए तो वो आपका होता है कटौती मूल्य। तीसरा होता है प्रीमियम मूल्य। प्रीमियम मूल्य, जब 100 रुपये वाला अंश आपको 100 से अधिक में दिया जाए, चाहे 105 में दिया जाए, 110 में दिया जाए, 115 में दिया जाए और ज़्यादा में दिया जाए, तो वो होता है हमारा कौन सा, प्रीमियम मूल्य। चौथे नंबर पे अंशों का बाजार मूल्य। मार्केट में कोई अंश कितने में बिक रहा है, मुंबई शेयर बाजार चल रहा है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, इनमें अंश जितने जितने रुपए में बिक रहे हैं समझ लो वही अंशों का क्या कहलाता है, बाजार मूल्य कहलाता है। नंबर 5 पुस्तक मूल्य, यानी जितने रुपए में किसी कंपनी की पुस्तकों में वो अंश अंकित है, लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू जो लिखी हुई है उसको हम कहते हैं पुस्तक मूल्य। जैसे किसी कंपनी का चिट्ठा बनाते हो तो इस चिट्ठे में जो दायित्व पक्ष में आप लिखते हो शेयर होल्डर्स फंड, उसमें दिखाते हो कि 10,000 शेयर्स हैं @ 100 रुपये हैं और उनके आगे कीमत लिखी हुई होती है।
तो वो प्रीमियम मूल्य कहलाता है, यानी प्रेजेंट मूल्य भी कहलाता है। ठीक है, और अगला है छठे नंबर पे लागत मूल्य। अगर लागत मूल्य का मतलब होता है कि 100 रुपये वाला अंश हमने किसी कंपनी में 110 में खरीदा, और 110 में खरीदने के बाद में 2 रुपये इसके लिखा पढ़त में हो गए, 3 रुपये दलाली हो गई, अंश हमको मिल रहा है 115 रुपये में, तो यही इसका कौन सा मूल्य कहलाएगा? लागत मूल्य कहलाएगा। तो लागत मूल्य से आशय उससे है जितने में हमें अंश प्राप्त हुआ है। अगला है पूंजीकृत मूल्य। ठीक है, सातवां पूंजीकृत मूल्य। मैंने पूरी जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो पेड क्लास में करा दी है, उसमें हमने अंशों का वहाँ पर हमने गुडविल पढ़ाते समय आपके लिए पढ़ाया है कि पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन। उसमें मान लीजिएगा किसी भी कंपनी का मतलब 14% फायदा होता था। ठीक है, और कंपनी मान लीजिएगा 112 रुपये अंश में बेच रही है, जिसमें 14% फायदा है, तो गुणे में 100 कर देते थे। 112 का मतलब अंश है जिसमें 14% फायदा है, तो कितना मतलब 100 कर करके पूंजीकरण लिख रहा था, जैसे 14 अट्ठे कहते हैं 112। अब ये अंश मार्केट में 800 रुपये का हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो मूल्य है वो कितना है? 800 के बराबर है। ठीक है, अब 800 पे जैसे ही आप क्या निकालेंगे? 14/100 करेंगे, वो फिर से 112 आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें पूंजीकृत मूल्य के लिए इंडिकेट करती हैं। ओके, इसके बाद में होता है आंतरिक मूल्य। आंतरिक मूल्य का मतलब है कि एक अंश के बदले में, एक अंश के बदले में कितनी संपत्तियां मिल रही हैं, वही अंशों का कौन सा मूल्य कहलाता है? आंतरिक मूल्य कहलाता है। तो आंतरिक मूल्य से आशय उस मूल्य से है जो कंपनी के अंशों के बदले में संपत्तियों पर अधिकार रखता है, संपत्तियों पर हिस्सा रखता है। ठीक है, या एक अंश के बदले में कितनी संपत्तियां हैं, वही अंशों का कौन सा मूल्य कहलाता है? आंतरिक मूल्य कहलाता है। इसके बाद में है उचित मूल्य। उचित मूल्य एक अंश के बदले में वास्तव में कितना धन चुकाया जाए जो ना कम रहे ना ज़्यादा रहे, ये हमारा कहलाता है कौन सा? उचित मूल्य। ठीक है, और 10वें नंबर पे जो हमारा मूल्य है वो है क्रय मूल्य। ओके, कोई भी अंश जितने रुपए में हम खरीदते हैं, यानी कोई अंश मान लीजिएगा 100 रुपये का है और हम उसके लिए 150 रुपये में खरीद रहे हैं, तो उसका जो क्रय मूल्य माना जाएगा वो कितना माना जाएगा? 150 रुपये माना जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये अंशों के विभिन्न मूल्य हमने समझे, इनको बहुत ध्यान से आपने समझा होगा। सममूल्य, कटौती मूल्य, प्रीमियम मूल्य, अंशों का बाजार मूल्य, पुस्तक मूल्य, लागत मूल्य, पूंजीकृत मूल्य, आंतरिक मूल्य, उचित मूल्य, क्रय मूल्य। ओके, इतना पढ़ने के बाद अंशों के विभिन्न मूल्य तो आपको पता चल गए होंगे, और अंशों के जब विभिन्न मूल्य पता चल गए तो अब बात करेंगे अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से। ये वीडियो ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अगर देख लिया तो समझ लो ये चैप्टर क्लियर हो गया। जरा एक अर्जेंट कॉल है, अभी बात करते हैं आपसे। इसके बाद आगे का जो इसका पार्ट है वो है कि अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक। घटक कहते हैं उन बातों के लिए जिनसे जो अंशों के मूल्य हैं वो घटते और बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो क्लास है ये चैप्टर बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। एक होल्डिंग कंपनी रट लीजिएगा, ये चैप्टर रट लीजिएगा, अंशों का निर्गमन रट लीजिएगा। 3 न्यूमेरिकल से ही आपका काम हो जाएगा। अगर पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से इसको कोई अगर देख रहा है तो एक चैप्टर और एक्स्ट्रा रटने की ज़रूरत होगी उनके लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अंशों के मूल्यांकन, नहीं, अंशों के मूल्य को, अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से वो एस्पेक्ट हैं, घटक हैं, वो हम आज यहाँ पर समझेंगे कि अंशों का जो मूल्य है वो किससे घटता बढ़ता है, किन कारणों से घटता बढ़ता है। तो पहला होता है, सबसे पहला, व्यवसाय की प्रकृति,
यानी जो बिजनेस है वो किस नेचर का है। ये बिजनेस ऐसा तो नहीं है कि पूरे वर्ष भर में 2-3 महीने चलता है। जो बिजनेस पूरे वर्ष भर रन करते हैं बहुत अच्छे से, उनके अंशों का जो मूल्य है जल्दी जल्दी बढ़ता है। और जो बिजनेस थोड़ी थोड़ी समय के लिए ही चलते हैं, सीजनल होते हैं जिनको हम कहते हैं, उनके जो मूल्य है वो सीजन आने पे बढ़ जाता है, सीजन घटने पे मतलब घट जाता है। ठीक है, अगला है संपत्तियों का मूल्य घटने बढ़ने पर। अड़ा ऐसा वाला बनाया करो इसमें, बढ़ने पर, यानी संपत्तियों का मूल्य अगर घट बढ़ रहा है तो भी अंशों का मूल्य क्या होगा, प्रभावित होगा। क्यों, संपत्तियों के मूल्य से ही डायरेक्ट अंशों का मूल्य हम ज्ञात करते हैं। तो इसलिए संपत्तियों का मूल्य जब कम या अधिक होगा तो समझ लो कि अंशों का भी मूल्य घट बढ़ होगा। प्रभावित का मतलब होता है घटना बढ़ना। ठीक है, नंबर 3, लाभांश की दर। लाभांश की दर, लाभांश किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति ने जितने भी अंश लिए हैं, अपने खरीदे हुए अंशों के हिस्से का जो कंपनी लाभ देती है वही हमारा लाभांश कहलाता है। अब ये तो क्लियर हो गया लाभांश क्या है। अगर किसी कंपनी के अंशों पर ज्यादा लाभांश मिल रहा है तो मूल्य बढ़ते हुए चले जाएंगे, लाभांश की दर घटती हुई जा रही तो मूल्य घट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से लाभांश की दर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसके बाद में है चौथे नंबर पे कंपनी की संपत्तियों का वास्तविक मूल्य। भाई इस बात से बहुत ज्यादा अंश प्रभावित होते हैं। एक होता है संपत्तियों का मूल्य घटना बढ़ना और दूसरा होता है कि संपत्तियों का वास्तविक मूल्य कितना है आज की डेट में या जिस डेट में हम पता कर रहे हैं, तो उससे भी अंश हमारे किसी रेट पे हैं और उनका वास्तविक मूल्य अगर कुछ निकल के आ रहा संपत्तियों का तो उससे भी अंशों की जो कीमत है वो घटेगी और बढ़ेगी। अगला है 5वें नंबर पे कंपनी की ख्याति। कंपनी की ख्याति, ख्याति कहते हैं हम प्रसिद्धि के लिए। जब कोई कंपनी जितनी प्रसिद्ध होती हुई चली जाती है उसके अंशों की कीमत उतनी ही बढ़ती हुई चली जाती है। यानी कोई अंश भले ही चाहे 100 रुपए का है, मार्केट में अगर आप उसके लिए अगर 200 का खरीदने को तैयार हो तो उसका वास्तविक मूल्य भले ही 100 है लेकिन वो अंश 200 रुपए के बराबर संपत्ति रख रहा है। ओके, तो इस तरह से कंपनी की ख्याति पर भी अंशों के या ख्याति के अनुसार अंशों का मूल्य घटता और बढ़ता है। ओके, 6ठे नंबर पे है देश की राजनीतिक दशाएं। राजनीतिक दशाएं का मतलब है कि जो कॉर्पोरेट जगत में गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो नीतियां होती हैं, जो शासन प्रशासन अपनी रूलिंग लाता है। जैसे प्लास्टिक पर बैन लग रहा है इंडिया के अंदर, तो प्लास्टिक बनाने वाली जितनी कंपनियां उनके शेयर डाउन होते हुए चले जाएंगे। ओके, क्यों होते हुए चले जाएंगे, इसलिए क्योंकि लोग नया लाइसेंस लेंगे नहीं, डर के मारे कहीं पता चले हमने एक फैक्ट्री स्थापित की और कल ही प्लास्टिक के प्रोडक्ट पे बैन लग गया तो हम बना ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में इनकी मूल्य जो होते हैं वो कम होते हुए चले जाते हैं। और ऐसा मूल्य है जिस पर आपको लास्ट तक पता है कि हाँ हमेशा के लिए बिजनेस चलता रहेगा, तो उसके मूल्य जो होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ओके, अगला है 7वें नंबर पे कंपनियों के अंशों की बाजार में मांग। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा अंशों में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा अंशों में लगाते हैं। ओके, तो मार्केट में जिस कंपनी के अंशों की डिमांड ज़्यादा होती है उनके डिमांड पे, बाजार की मांग पे भी इनके अंशों का मूल्य घटता है, बढ़ता है। क्रेता जिस कंपनी के लिए ज़्यादा चाहने लगते हैं समझ लो उसके अंशों का जो मूल्य है वो स्वतः बढ़ने लगता है। ओके, अगला है 8वें नंबर पे जनता का कंपनी में विश्वास। ये जनता जिस कंपनी में अगर फैथ रखने लगे, जिस कंपनी में अपना विश्वास भरोसा रखने लगे तो समझ लो कि उसी कंपनी का जो मूल्य है वो बढ़ने लगेगा। यानी अंशों का मूल्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी जो चल रही है जनता उस पर कितना विश्वास कर रही। भाई जिस पर विश्वास होगा, जैसे बहुत बच्चे हैं जो हमसे बहुत कम समय में इतना जुड़ गए हैं
कि समझ लीजिएगा कि शब्दों से व्यक्त करना मुश्किल है। तो क्या है, उनके लिए कहीं ना कहीं विश्वास है कि संजीव सर के चैनल पे पढ़ेंगे हैं तो सारा का सबका सब पेपर में आएगा। तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उनको ऐसा कंटेंट दें कि शायद वही मिले पेपर में, और ऐसा हुआ भी है। आपकी खुशखबरी है, उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं अभी एग्जाम उनमें चल रहे हैं, एक एक वर्ड हमने जो PDF नोट्स बनाए हैं और जो पढ़ाया है वहीं से मिला है, अथवा वाले भी क्वेश्चन सब वहीं से आए हुए हैं। ओके, अगला है 9वें नंबर पे कंपनी के उत्पाद। कंपनी के उत्पाद का मतलब है कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है वो कैसा है। अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन है तो अंश बढ़ते हुए चले जाएंगे, और घटिया क्वालिटी का है तो घटते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और 10वें नंबर पे अंशधारियों की संख्या। अंशधारियों की संख्या का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर है कि शेयर होल्डर्स की अगर संख्या ज़्यादा है तो अंशों की कीमत में उछाल आएगा, और अगर अंशधारी कम होते हुए चले जा रहे हैं तो अंशों की कीमत में क्या आएगा, गिरावट आएगी। ठीक है, और अगला 11वां कंपनी की स्थिति। कंपनी की स्थिति का मतलब यहां पर सीधा सीधा उस स्थिति से, संचालन व्यवस्था से। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो समझ लो कि अंशों की जो कीमत है वो बढ़ती हुई जाएगी, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो घटती हुई जाएगी। ठीक है, 12वां भविष्य की योजनाएं। ओके, भविष्य की योजना का मतलब है कि फ्यूचर की प्लानिंग कैसी है कंपनी की, इस पर भी अंशों का जो मूल्य है बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर भविष्य की योजनाएं मजबूत हैं, कंपनी के लिए जो भविष्य में विस्तार करना है बिजनेस के लिए, बहुत अच्छी सेवाएं देनी है, तो भी अंशों का जो मूल्य है वो बढ़ता हुआ जाएगा, अन्यथा की स्थिति में घटता हुआ जाएगा। हालांकि PDF नोट्स में तो 15-16 हेडिंग है, लेकिन आपको यहाँ पर ये 12 मिलती हैं, सब सरल हैं। इनको आप ध्यान से देख लेंगे तो सब तैयार हो जाएगा। एक बार इन्हें रिपीट कर दें। ये अंशों का मूल्य किन किन बातों से घटता और बढ़ता है, इसको कहते हैं अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक। पहला है व्यवसाय की प्रकृति, संपत्तियों का मूल्य घटने बढ़ने पर, लाभांश की दर, कंपनियों की संपत्तियों का वास्तविक मूल्य, कंपनी की ख्याति, देश की राजनीतिक दशाएं, कंपनियों के अंशों की बाजार में मांग, जनता का कंपनी में विश्वास, कंपनी के उत्पाद, अंशधारियों की संख्या, कंपनी की स्थिति, भविष्य की योजनाएं। ठीक है, तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनसे अंशों का मूल्य घटता और बढ़ता है। अब बात आती है बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक की कि अंशों के मूल्यांकन की विधियां, और समझ लें यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और जो न्यूमेरिकल हैं अब वो हम कल से न्यूमेरिकल आपके लिए कराएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे। ये चैप्टर का एक भी न्यूमेरिकल हम छोड़ेंगे नहीं जो एग्जाम में आने वाला है। ओके, तो आइए देखिए समझाते हैं। इस तरह से पेपर में भी आता है कि अंशों के मूल्यांकन की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं, 3 भागों में इनको डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहली जो होती है वो होती है शुद्ध संपत्ति विधि। शुद्ध संपत्ति विधि। ओके, दूसरी होती है आय विधि। ठीक, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अंशों पर जितनी हमको इनकम हो रही है या तो उनसे पता चलता है, या अंशों पर कितनी संपत्ति है एक अंश के हिस्से में उससे पता चलता है कि अंश का मूल्य क्या है। ओके, तो ये 2 विधियां हो गई, और जो तीसरी विधि होती है वो हमारी होती है उचित मूल्यांकन विधि, जिसे हम अथवा में औसत विधि भी कहते हैं। औसत विधि। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने का मतलब है, उचित मूल्यांकन विधि या औसत विधि पता कौन सी है, ये और ये दोनों को जोड़ो, दोनों से पता करो और 2 से भाग कर दो, जो निकल के आ जाएगी तो वो उचित मूल्यांकन विधि हो गई। बच्चे समझते नहीं है, परेशान होकर घूमते हैं, पता नहीं है अंशों के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं। अगर गहराई से देखोगे तो सिर्फ 2 विधि हैं। शुद्ध संपत्ति विधि, यानी एक अंश के बदले में, जैसे 100 रुपए का अंश है, इसके बदले में अगर 235 रुपए की संपत्ति है
ये हिस्से में, ठीक, तो ये शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि कहलाएगी। वो अंश 100 रुपए का तो अंकित मूल्य हो सकता है, लेकिन उसका वास्तविक मूल्य 235 का निकल के आएगा। अगर इस अंश के हिस्से में मान लीजिए 85 रुपए की संपत्तियां पड़ रही हैं हिस्से में, तो समझ लो ये अंश 100 रुपए का नहीं है, ये 85 रुपए का रह गया। अगर ज्यादा है तो 235 का हो गया। अब आय विधि में क्या है, इसमें अंशों के लिए लाभांश की दर देखी जाती है। किसकी? लाभांश दर या आय की दर, ठीक, इनकम जितनी भी हो रही है उससे मूल्यांकन किया जाता है। और उचित वाले में इसके अनुसार मान लीजिएगा आया अंश का मूल्य 120, इसके अनुसार आया 160 रुपए, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके और 2 से भाग, 120 और 160 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 280, 2 से भाग, यानी अंश का वास्तविक मूल्य कितना आया, 140। इसी को हम क्या कहते हैं, औसत विधि, क्योंकि हमने एवरेज निकाल लिया। उचित मूल्यांकन विधि इसलिए क्योंकि ना तो इसकी मानो ना इसकी मानो, बीच की मान लो, ठीक है। तो ये अंशों के मूल्यांकन की विधियां हैं, यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। थ्योरी जितनी मैंने इस वीडियो में बताई है, उसके अलावा एक भी वर्ड कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस लग जाओ और सफलता 100% आपके कदम चूमेगी। ओके, तो कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताना। और ये चैप्टर सीखने के लिए जो ख्याति का मूल्यांकन है बहुत ज़रूरी है, उसको पहले तैयार कर लीजिएगा, तभी सही से हम इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।